नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो हम देख रहे थे दोस्तों कि यहाँ पर रिसर्च का जो पार्ट आता है वो आपके पेपर 1 में भी आता है और पेपर 2 में भी आता है। तो मैं इसे यहाँ पर डीप में पढ़ा रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे थे दोस्तों कि जो रिसर्च के स्टेप्स होते हैं उसमें डाटा कलेक्ट करने का स्टेप आता है। तो डाटा कलेक्ट करने के लिए हम कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं, यानी कि कुछ साधनों का यूज़ करते हैं, यानी कि कुछ उपकरणों का यूज़ करते हैं। तो वैसे उपकरण कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं शेड्यूल के बारे में, यानी कि जिसे हम कहते हैं अनुसूची। अगर हिंदी में बोला जाए तो उसे अनुसूची कहा जाता है और इंग्लिश में अगर बोला जाए तो उसे शेड्यूल कहा जाता है। तो शेड्यूल के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले। टॉपिक पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलिए और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि शेड्यूल क्या है। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि शेड्यूल का मीनिंग देखेंगे, यानी कि अनुसूची किसे कहते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली एक परिभाषा दी हुई है, तो उस परिभाषा को देखते हैं। तो अनुसूची सामान्यतः प्रश्नों का वैसा सेट होता है, एक सेट होता है। सेट का मीनिंग आप समझ रहे हैं ना, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसे हम सेट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रश्नों का सेट होता है जिसे भेंटकर्ता। भेंटकर्ता का मतलब क्या होगा, जो रिसर्चर होगा, जो शोधकर्ता होगा, जो डाटा कलेक्ट करना चाहता है वो व्यक्ति। ओके, तो भेंटकर्ता आमने सामने की परिस्थिति में, आमने सामने की परिस्थिति क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से। आमने सामने का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर बैठे, मान लीजिए मैं रिसर्चर हूँ तो मैं यहाँ पर हूँ और मुझे जिनसे डाटा कलेक्ट करना है उस व्यक्ति के सामने में खड़ी होकर, उस व्यक्ति के सामने जाकर उसको मिलकर, ओके, उसका साक्षात्कार करके मैं क्या करती हूँ, उसे पूछती हूँ और फिर उसे पूछकर ये जो शेड्यूल होता है वो मैं पूरा करती हूँ। इसे ही हम कहते हैं शेड्यूल। ओके, तो यहाँ पर शेड्यूल में जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं सामने वाले से पूछूंगी, सामने वाला मुझे जो भी आंसर देगा उस आंसर को मैं यहाँ पर लिख दूंगी। मान लीजिए ये क्वेश्चन 1 है, इसकी यहाँ पर आंसर की जगह है, यहाँ पर क्वेश्चन 2 है, यहाँ पर आंसर की जगह है, क्वेश्चन 3 है और इसकी यहाँ पर उसके आंसर की जगह है। तो मैं सामने वाले व्यक्ति से कुछ, मान लीजिए क्वेश्चन 1 पूछ रही हूँ, उसका वो आंसर देगा, जो भी आंसर देगा मैं यहाँ पर लिखूंगी, यानी कि प्रश्नकर्ता भी मैं रहूँगी और उत्तरदाता भी मैं रहूँगी। तो यहाँ पर जब भी कोई आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा टूल्स है जहाँ पर क्वेश्चन करने वाला और आंसर लिखने वाला, ओके, क्वेश्चन करने वाला और आंसर लिखने वाला दोनों ही एक होते हैं, तो वो होता है हमारा शेड्यूल। ओके, यानी कि अनुसूची। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से समझा देती हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि प्रश्नों की एक सूची होती है और इन प्रश्नों की शोधकर्ता क्या करता है कि सामने वाले व्यक्ति को पढ़कर सुनाता है और सामने वाला जो भी उत्तर देगा वो उस उत्तर को ठीक ढंग से, अच्छे से रिसर्चर होगा वो क्या करेगा, रिकॉर्ड कर लेगा। रिकॉर्ड करना मतलब क्या होगा कि उसे लिख देगा, अपने जो भी अनुसूची है उसमें वो लिख देगा अच्छे से। ओके, यहाँ पर क्या होती है, उसकी विशेषता की बात की जाए तो प्रश्नों की सूची होती है। शोधकर्ता प्रश्नों को स्वयं पढ़ता है और शोधकर्ता कुशल एवं प्रशिक्षित होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि प्रश्न जो रिसर्चर होता है ना वो यहाँ पर प्रशिक्षित होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम सामने वाले को क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन सामने वाले को समझ में नहीं आता है, यानी कि कम्युनिकेशन गैप बन जाता है। तो ऐसी कंडीशन ना बने उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो रिसर्चर होता है वो कैसा होना चाहिए, जो शोध करता है, जो प्रश्न करता है वो कैसा होना चाहिए, तो वो प्रशिक्षित होना चाहिए कि इसे इतनी टेक्निक उसे आनी चाहिए कि सामने वाले से किस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा और उसके पास से किस तरीके से आंसर लिया जाएगा। ओके, तो ये थी शेड्यूल का मीनिंग। चलिए अब आगे देखते हैं।
अब देखते हैं टाइप्स ऑफ शेड्यूल, यानी कि शेड्यूल के टाइप्स कितने हैं। तो सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। अब देखिए ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जो भी शोधकर्ता होता है, जो भी रिसर्चर होता है, वो क्या करता है, जहाँ पर जाकर उसे जिनके पास से मान लीजिए ये एरिया है उसकी, ये उसकी जो पॉपुलेशन में से उसने सैम्पलिंग वाला जो एरिया लिया है वो सैम्पलिंग वाला एरिया है। ओके, तो इस एरिया में से अगर उसे क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है, तो रिसर्चर यहाँ पर जाएगा और लोगों से मिलेगा और लोगों के साथ रहकर क्या करेगा, उसके साथ रहकर उनसे इस तरीके से क्वेश्चन करेगा, उसके साथ रहकर उसे क्वेश्चन करता जाएगा और उनके जो क्रियाकलाप होते हैं उस क्वेश्चन के टाइम पर उनके जो क्रियाकलाप होते हैं उन सभी को वो क्या करता रहेगा, नोट करता रहेगा। ओके, उसे वो नोट करता रहेगा। तो इस तरीके से ये ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन करके वो क्या करता है, इस अनुसूची को भरता है। ओके, तो यहाँ पर क्लियर हो गया। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में क्या होगा कि प्रत्यक्ष रूप से वो वहाँ पर जाएगा, वैसे भी शेड्यूल में प्रत्यक्ष रूप से ही जाया जाता है। ओके, जो क्वेश्चन आया होता है उसमें क्या होता है, कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से भी रिसर्चर जा सकता है या फिर वो परोक्ष रूप से भी क्वेश्चन आयर भरवा सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से ही रिसर्चर हो या फिर प्रश्नकर्ता का हो, जो भी कहो, उसे खुद से वहाँ जाना होगा, लोगों से मिलना होगा और लोगों से पूछकर वो जो भी प्रश्न उसने पूछा है उनके आंसर उसे अनुसूची में ऐड करना होगा। ओके, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, अवलोकन करेगा, अवलोकन करके उनको कुछ क्वेश्चन करेगा, कुछ क्वेश्चन करके वो क्या करेगा, उसके आंसर अपनी अनुसूची में ऐड करेगा और साथ ही साथ वो क्या करेगा, जब भी उन्हें क्वेश्चन करेगा और जब वो जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं, उस टाइम उनका जो क्रियाकलाप होता है वो किस टाइप का होता है, वो सारी बातों को भी वो क्या करेगा, नोट कर देगा। उसे ही हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। अब आते हैं आगे आते हैं रेटिंग शेड्यूल। तो रेटिंग शेड्यूल में मैंने आपको रेटिंग के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है कि किस तरीके से रेटिंग स्केल होता है और किस तरीके से वहाँ से डाटा कलेक्ट किया जाता है रेटिंग स्केल के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ बिंदुएं दिए होंगे और कुछ बिंदुओं के आधार पर हम क्या करेंगे, उस अनुसूची में टिक करेंगे। ओके, मान लीजिए यहाँ पर एक अनुसूची है और यहाँ पर किसी रिसर्चर ने ये लिखा कि राम कैसा लड़का है। ओके, राम कैसा लड़का है, तो यहाँ पर रिसर्चर क्या करेगा, रिसर्चर राम से मिलेगा, राम से कुछ क्वेश्चन करेगा और कुछ नॉर्म्स के आधार पर वो क्या करेगा, डाटा कलेक्ट करेगा और फिर यहाँ पर वो उसने यहाँ पर कुछ रेटिंग किया हुआ है, यानी कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, फिर मान लीजिए अच्छा। ओके, उसके बाद सामान्य अच्छा, साधारण अच्छा। ओके, जो भी बोलो, सामान्य बोलो, साधारण बोलो, जो भी बोलो, साधारण अच्छा, फिर उसके बाद बुरा। ओके, और उसके बाद मान लीजिए बहुत बुरा। तो इस तरीके से उसने क्या किया, उस तरीके से इसने रेटिंग किया। अब देखिए यहाँ पर उसे अगर राम से वो मिला, उनसे कुछ क्वेश्चन किए, उनके जो उनसे बातें ली, उसके आधार पर अगर उसे लगता है कि राम अच्छा है तो वो क्या करेगा, जो अनुसूची होगी उसमें जो यहाँ पर ये जो रेटिंग किया हुआ है उसमें वो कर देगा अच्छा। अगर उसे लगता है कि राम बुरा लड़का है तो वो बुरा पर टिक करेगा। ओके, तो इस तरीके से ये रेटिंग करेगा। रेटिंग की भी मैंने आपको बहुत सारे टाइप्स बताए थे, आपको पता होगा, नंबरिकल रेटिंग, फिर ग्राफिकल रेटिंग। तो ये सारे उनमें से कोई भी रेटिंग वो ले सकता है और उसके आधार पर वो क्या कर सकता है, अनुसूची को भर सकता है। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं डॉक्यूमेंट्री शेड्यूल। डॉक्यूमेंट्री शेड्यूल में क्या होगा दोस्तों, कि डॉक्यूमेंट्री में आप देखते पत्र होता है, डायरी होती है ना, किसी की बुक होती है यानी कि पुस्तक होती है, कोई दस्तावेज होता है, दस्तावेज होता है। तो ऐसी सारी बातें जो पत्र होते हैं, डायरी होती है, पुस्तक होते हैं, दस्तावेज होते हैं, तो इनमें से क्या करेंगे, वो जो भी रिसर्चर होगा वो इनमें से
कुछ ना कुछ डाटा कलेक्ट करेगा। ओके, क्या करेगा? कुछ ना कुछ डाटा कलेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात कौन सी होगी? मान लीजिए आप किसी की डायरी से कुछ भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास उसमें आपके पास वैसे क्वेश्चन होने चाहिए जिनके आंसर आपको डायरी में से मिल सके। आप मान लीजिए किसी पुस्तक में से आप कुछ डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो वैसे क्वेश्चन आपकी शेड्यूल में होने चाहिए जिनके आंसर आपको इस पुस्तक में से मिल सकते हैं। ओके, ना कि दूसरे पुस्तक में से आंसर मिल सके और आप रेफरेंस के तौर पर इसे ऐसे ही बना लो, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री का पता आपको चल गया है। जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होते हैं वहाँ से हम क्या करते हैं कि डाटा को कलेक्ट करते हैं। किस माध्यम से? शेड्यूल के माध्यम से, अनुसूची के आधार पर। ओके, हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन बनाकर क्या करेंगे, यहाँ पर डायरी, पत्र है या फिर पुस्तक है या फिर दस्तावेज है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, उनमें से हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चन के आंसर को ढूंढेंगे और हमारे यहाँ जो अनुसूची में जो भी जगह दी हुई है आंसर के, वहाँ पर हम क्या करेंगे, आंसर को लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट्री शेड्यूल। उसके बाद देखते हैं दोस्तों इंस्टीट्यूशनल सर्वे। तो अब देखिए इंस्टीट्यूशनल सर्वे में क्या होगा। तो बहुत सारी संस्थाएं होती है जो हमारे आसपास होती है, तो ऐसी संस्थाओं का सर्वे करके हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो हमारी अनुसूची में हम ऐसे प्रश्नों को रखेंगे जो संस्थाओं के बारे में होते हैं। मान लीजिए कि आपको ये रिसर्च करना है कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल, ओके, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग में क्या डिफरेंट रहता है। तो अगर आपको ये देखना है तो आप क्या करेंगे, तो इंस्टीट्यूशनल सर्वे शेड्यूल का यूज़ करेंगे, उसकी एक अनुसूची, प्रश्नों की अनुसूची बनाएंगे और फिर जाकर आप क्या करेंगे, प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। प्राइवेट स्कूल के वहाँ के जो भी प्रिंसिपल होते हैं, वो टीचर्स होते हैं, उनसे कुछ आपने जो भी क्वेश्चन बनाए उसके रिलेटेड उनको क्वेश्चन करेंगे और फिर उनके आंसर लेंगे और अपनी अनुसूची में उसे लिख देंगे। फिर जाएंगे अब कहाँ पर, गवर्नमेंट स्कूल के वहाँ जाएंगे, गवर्नमेंट के स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं उनको मिलेंगे, वहाँ के टीचर्स को मिलेंगे और फिर उनके पास से भी डाटा कलेक्ट करेंगे और फिर एक अच्छा सा तुलनात्मक अभ्यास कर देंगे, है ना। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा इंस्टीट्यूशनल सर्वे शेड्यूल। यानी कि किसी भी संस्था के बारे में, धार्मिक संस्था भी हो सकती है, शैक्षणिक संस्था भी हो सकती है, सामाजिक संस्था भी हो सकती है, कोई भी संस्था हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर संस्था से रिलेटेड यहाँ पर क्या होते हैं, क्वेश्चन लगाए जाते हैं। ओके, चलिए इंटरव्यू शेड्यूल। इंटरव्यू शेड्यूल में क्या होता है दोस्तों, तो इंटरव्यू शेड्यूल में जिसे हम साक्षात्कार अनुसूची कहते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि हमारे सामने जो भी व्यक्ति खड़ा होगा हमें उसे क्या क्या क्वेश्चन करने हैं। ओके, यानी कि निश्चित रूप से आपको पता होगा। मान लीजिए कि मुझे पहले क्रम में ये क्वेश्चन पूछना है कि आपका नाम क्या है। ओके, आपका नाम क्या है। फिर मुझे दूसरे क्रम में ये पूछना है कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो। ओके, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन अगर मान लीजिए मुझे ये पूछना है कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर इंटरव्यू में क्या होता है कि मैं इसे इसी क्रम में क्वेश्चन करूँगी, सामने वाले को जो भी क्वेश्चन करूँगी वो क्या होगा, इसी क्रम में करूँगी। यानी कि यहाँ पर स्वरचित इंटरव्यू होगा। ओके, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, औपचारिक जो फॉर्मल बात होती है ना, वो फॉर्मल यहाँ पर होगा। ओके, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन रखे जाएंगे वो क्रम में ही पूछे जाएंगे, ना कि यहाँ पर चलिए मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा और उसके बाद डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछूंगी, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ये मैंने पूछा तो उसके बाद मुझे ये पूछना है तो मैं यही पूछूंगी, फिर तीसरे पर पहले नहीं आ जाऊंगी, दूसरे के बाद ही तीसरे पर आऊंगी। ओके, तो उसे ही हम क्या करते हैं, इंटरव्यू शेड्यूल कहते हैं। ओके, और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो भी आपने टाइप्स दिखे सब में क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से ही जो भी रिसर्चर होगा, जो भी प्रश्नकर्ता होगा, जो भी डाटा कलेक्ट करने वाला व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा,
प्रत्यक्ष रूप से ही मिलकर ये डाटा सारे कलेक्ट करेगा। अब देखिए इंटरव्यू के आगे अलग से जो भी आपने 4 टाइप्स देखे उसके ऊपर के, तो यहाँ पर क्या होगा कि रिसर्चर होगा जो शोध करता है वो क्या करेगा, वो उसने अपनी अनुसूची, मान लीजिए उसने 15 क्वेश्चन बनाए हैं, अगर उसे ये जानने को मिलता है कि मेरे 15 क्वेश्चन के बाद भी मुझे उनमें से कुछ अच्छा सा जानने को मिलता है, मेरे टॉपिक के रिलेटेड, मेरे जो सेट है उसके रिलेटेड मुझे कुछ और भी जानकारी प्राप्त हो सकती है, तो वो उस 15 क्वेश्चन के बाद उसमें कुछ क्वेश्चन ऐड भी कर सकता है। ओके, उसमें क्या कर सकता है, ऐड भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर फिक्स होता है, यहाँ पर उसने 17 क्वेश्चन बनाए हैं तो वो 17 ही क्वेश्चन पूछेगा, फिर 17 में से 18 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पर औपचारिकता ज़्यादा दिखने को मिलेगी। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों, तो टाइप्स ऑफ शेड्यूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि एक उत्तम अनुसूची की विशेषता क्या हो सकती है, यानी कि किसे हम एक उत्तम अनुसूची मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सही संचारण। सही संचारण का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो भी रिसर्चर होता है, जो प्रश्नकर्ता होता है, वो क्या करता है, ऐसे प्रश्नों को वो रखता है जिसका उसे जवाब सामने वाले उत्तरदाता से मिल सकता है। ओके, यानी कि ऐसे क्वेश्चन वो रखेगा, उसका जो प्रश्नों का जो स्वरूप होगा वो इस तरीके का रखेगा कि सामने वाला जो पर्सन है वो उस प्रश्नों को समझ सके, क्या करें, उस प्रश्नों को अच्छे से समझ सके। यानी कि प्रश्नों की जो भाषा होती है वो कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, फिर सुगम होनी चाहिए, उसे समझ में आए इस तरीके की होनी चाहिए, एकार्थी होनी चाहिए। एकार्थी का मतलब क्या होगा, एक ही अर्थ होनी चाहिए, ना कि एक ही मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन पूछा और उसके 2 अर्थ निकलते हैं तो उत्तरदाता है तो जाहिर सी बात है आपको चाहिए, आपको जो आंसर चाहिए वो आंसर आपको ना मिले और उत्तरदाता उससे विपरीत में दूसरा आंसर दे सकता है। क्यों? क्योंकि आपने जो क्वेश्चन किया है उसके 2 अर्थ निकलते हैं तो उसके आंसर कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, और आपको चाहिए एक ही आंसर, वो भी आपने जो तय किया है ऐसा आंसर। ओके, तो यहाँ पर अनेकार्थी प्रश्न नहीं होने चाहिए, अनेकार्थी शब्द नहीं होने चाहिए प्रश्नों में। ओके, ये बात हमें याद रखना है, यानी कि एकार्थी होनी चाहिए। जो भी शब्द हो, जो भी प्रश्न हो, वो कैसे होनी चाहिए, एकार्थी होने चाहिए। ओके, और जो प्रश्नों की भाषा होती है वो जटिल नहीं होनी चाहिए। ओके, यानी कि वो कैसी सरल भाषा में होनी चाहिए ताकि सामने वाले को अच्छे से समझ में आ सके। अगर देखिए सामने वाले को समझ में नहीं आएगा तो सामने वाला अच्छे से आंसर नहीं दे पाएगा, और अगर वो सामने वाला अच्छे से आंसर नहीं दे पाएगा तो आपको रिसर्च में जो कुछ ढूंढना है, जो भी डाटा कलेक्ट करना है वो आपको अच्छे से नहीं मिलेगा। यानी कि आपने जो डाटा कलेक्ट किया होगा उसकी विश्वसनीयता और उसकी जो यथार्थता है वो संभव नहीं हो पाएगी। ओके, तो यहाँ पर सही संचारण का मतलब आपको पता चल गया। अब देखिए सही एवं वैज्ञानिक प्रश्न होने चाहिए, यानी कि प्रश्न जो होते हैं ऐसे होने चाहिए कि सामने वाला उसका उत्तर देने में लज्जित ना हो जाए। ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई रिसर्चर होता है तो वैसा प्रश्न पूछ लेता है तो सामने वाले लज्जित हो जाते हैं, वो आंसर नहीं दे पाते, तो ऐसे क्वेश्चन भी नहीं रखने चाहिए। स्थानिक बातों को ध्यान में रखकर हमें क्वेश्चन रखने चाहिए ताकि वो सामने वाला व्यक्ति है वो लज्जित ना हो जाए। ओके, और प्रश्नों का स्वरूप ऐसा भी रखना चाहिए कि जिसका आप क्या कर सके, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर सके। ओके, तो आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनके उत्तर जो भी मिल रहा है उन उत्तरों का हम क्या कर सके, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर सके। ओके, उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पर आत्मनिष्ठता ना आ जाए, ऐसे क्वेश्चन भी नहीं होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाता है तो व्यक्ति अपने अंदर से, अपने मन से कुछ ऐसी बातें, आत्मनिष्ठता का मतलब क्या होता है कि किसी पूर्वाग्रह से ग्रंथित होता है, तो ऐसे भी आंसर नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। ओके, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। ओके, फिर प्राक परीक्षण यानी कि प्री टेस्ट होना चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा था कि क्वेश्चन आयर में प्री टेस्ट होता है, तो यहाँ पर भी आपकी जो भी आपने अनुसूची बनाई है उसका भी क्या होना चाहिए, प्री टेस्ट लिया जाना चाहिए। प्री टेस्ट के आधार पर अगर आपको लगता है कि इन क्वेश्चनों को निकाल देना चाहिए तो निकाल सकते हैं, और फिर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड भी कर सकते हो, और उसके बाद फाइनली आपको शेड्यूल बनाना है, यानी कि फाइनली अनुसूची बनाकर उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ
जहाँ पर आपको रिसर्च करना है, जिस क्षेत्र में आपको रिसर्च करना है वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और ये जो अनुसूची होती है उसे 3 भागों में बटा होना चाहिए, यानी कि आप जो भी अनुसूची बना रहे हैं तो उन अनुसूची को 3 भागों में बटी हुई होनी चाहिए। पहला भाग है जिसमें क्या होता है, जिसे हम प्रारंभिक भाग कहते हैं। दूसरा जो भाग होता है वो हमारा मुख्य भाग होता है, और तीसरा जो भाग होता है वो क्या होता है, कार्यकर्ताओं के लिए कुछ निर्देश दिए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं प्रारंभिक भाग में क्या होगा, तो शोधकर्ता का नाम होगा, अनुसूची का नाम होगा, फिर संस्थान का नाम होगा, उत्तरदाता या प्रत्यार्थी का नाम होगा, उसकी उम्र का वहाँ पर ऑप्शन दिया होगा, यौन का यानी कि वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है वगैरह उसमें दिया होता है। फिर उसके पता लिखने के लिए जगह होनी चाहिए। ये सारी बात आपके किस में आ जाएगी, प्रारंभिक भाग में आ जाएगी। ओके, देखिए मुख्य भाग में क्या आएगी, आपके सिर्फ और सिर्फ आपके प्रश्न आएंगे। जो भी प्रश्नों की आपने रचना की है वो प्रश्न आपके कहाँ पर आ जाएंगे, मुख्य भाग में आ जाएंगे। अब तीसरा भाग जो है आपका कार्यकर्ताओं के लिए निर्देश होता है। तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं के लिए निर्देश में क्या होगा कि कार्यकर्ता को क्या करना है, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन को देखना है, किस तरीके से उसमें रेटिंग करना है, मार्किंग करना है, ये सारी बातें यहाँ पर कार्यकर्ता जो भी है उनके लिए यहाँ पर निर्देश दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये बात भी याद रखनी है कि अनुसूची जो है, शेड्यूल जो है, उसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग जो होता है प्रारंभिक भाग होता है, जिसमें क्या होता है, सबके रिसर्चर का नाम होता है, उत्तरदाता का नाम होता है, फिर उत्तरदाता का उम्र, उनकी जाति सब वगैरह, उनकी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स कह सकते हैं ना, तो पर्सनल डिटेल्स सारी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद मुख्य भाग में आपके प्रश्न आ जाएंगे, जो भी प्रश्न आपने रचित किए हैं। ओके, और लास्ट में कार्यकर्ताओं के लिए वहाँ पर क्या होगा, निर्देश दिया जाएगा, निर्देश दिया गया होगा। तो ये थी एक उत्तम अनुसूची की विशेषता। तो दोस्तों आई होप यहाँ पर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये बताना चाहूँगी कि एक अनुसूची प्रणाली है, जो शेड्यूल सिस्टम है उसका मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है, यानी कि ये मूल्यांकन जो होता है वो किस तरीके से हमें लाभदायक होता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि अधिक उत्तर प्राप्त करने में ये क्या हो जाती, समर्थ हो जाती। लेकिन यहाँ पर देखिए कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आयर में आपने देखा होगा, तो क्वेश्चन आयर में क्या होता है कि जो भी रिसर्चर होता है, शोधकर्ता होता है, वो क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से जाकर भी डाटा कलेक्ट कर सकता है, या फिर वो क्या करेगा, अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि परोक्ष रूप से, जो आपने देखा था कि डाक पद्धति द्वारा भी वो क्या करेगा, डाक भेज देगा और उसके आधार पर भी वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा। या अभी के समय की बात की जाए तो गूगल फॉर्म के माध्यम से आपको सिर्फ गूगल फॉर्म दे दिया जाएगा, आप ऑटोमेटिकली उसे पढ़कर उसे आंसर देकर आप वहाँ पर सबमिट कर देंगे, है ना। तो वो क्या हुआ, परोक्ष रूप से हुआ। लेकिन यहाँ पर ये नहीं हो सकता, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो जिस पर आपको रिसर्च करना है उसे आपको जाकर मिलना ही पड़ेगा प्रत्यक्ष रूप से। अगर मान लीजिए आपका ये एरिया है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं, आपने जो सैम्पलिंग लिया है वो मान लीजिए 700 लोग लिए, तो 700 लोगों को मिलते मिलते आपको बहुत सारा काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ लोगों को अपने साथ ले लेंगे और उन्हें भी बताएंगे कि भाई मैं यहाँ पर डाटा इकट्ठा करता हूँ, आप यहाँ पर जाइए, आप यहाँ पर जाइए, आप यहाँ पर जाइए, आप यहाँ पर जाइए। सभी को आप क्या कर देते, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा काम दे देते और उनको बता देते कि आप यहाँ से डाटा इकट्ठा करो। फिर क्या होता है, यहाँ पर ये बात होती है कि क्वेश्चन आयर में ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन आयर में अगर आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं जा पाते तो कोई बात नहीं, आप परोक्ष रूप से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, समय भी आपका ज़्यादा लगता है, खर्च भी ज़्यादा होता है, और फिर यहाँ पर आपने मान लीजिए किसी कार्यकर्ताओं को रख भी लिया, तो वो कार्यकर्ता कैसे होने चाहिए, प्रशिक्षित होने चाहिए। यानी कि आपको उनको प्रशिक्षित करना पड़ेगा कि देखिए ये अनुसूची है, ये शेड्यूल है, इसे इस तरीके से प्रश्न पूछना है, इस तरीके से आपको लोगों से बातें निकलवानी है और उनको भरोसा दिलवाना है कि हमारे यहाँ जो भी आंसर लिखे जाएंगे उस आंसर को हम किसी को भी नहीं बताएंगे, ये सारी बातें, और उसे ट्रेंड करने होते हैं सभी को। ओके, तो ये बात यहाँ पर आ जाती है। ओके, तो चलिए आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शेड्यूल आखिर है क्या। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।